एवरीवन, आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि भारत की जनगणना पढ़ेंगे। भारत की जनगणना न सिर्फ आपके बीए में ह्यूमन ज्योग्राफी में बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा आपके निजी जीवन में भी बहुत काम का विषय है या बहुत काम का टॉपिक है। आपको यदि इसके बारे में पता है तो आप एक तरह से भारत के बारे में जानते हैं। चलिए अधिक समय न लेते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। भारत की जनगणना, जनगणना से क्या तात्पर्य होता है? देखिए, जनगणना से तात्पर्य होता है जनसंख्या की गणना करना। अब जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या जो है उसकी संरचना से अर्थ होता है जनसंख्या के ढांचे यानी कि लोगों की संख्या, उसकी आयु, लिंग, जाति, धर्म, भाषा, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड कैसे हैं बढ़ने के, उसका घनत्व, जनसंख्या का व्यवसाय क्या है तथा ग्रामीण व नगरीय अनुपात कैसा है। ये सारे तत्व मिलकर जनसंख्या की संरचना करते हैं और जो ये जनसंख्या है इसकी गणना करना ही जनगणना कहलाता है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर केंद्र सरकार एक जनगणना प्रायोजित करती है और ये बहुत सारे भावी योजनाओं को बनाने में तथा अन्य कई तरह के आंकड़ों को जुटाने में मुख्य तत्व होता है। अब बात करते हैं जनगणना के इतिहास की। भारत की जो पहली जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। ये भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो और इनके कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना 1872 में प्रायोजित की गई थी। इसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दूसरी जनगणना आयोजित की गई और फिर उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना आयोजित की जाती है। भारत में हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना आयोजित होती है, जिससे कि जनगणना 2011 जो कि अभी तक हमारे अध्ययन का विषय है, क्योंकि होने वाली जनसंख्या थी 2021 वाली जो जनगणना थी वो भी हो नहीं पाएगी क्योंकि कुछ कारणों से उसको पोस्टपोन कर दिया गया, डिले कर दिया गया। होगी किंतु कुछ समय के पश्चात होगी। तो अभी हमारे लिए जो जनगणना 2011 है यही कार्य कर रही है। तो जो जनगणना 2011 थी ये भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी, यानी कि इससे पहले 14 जनगणनाएं और हो चुकी हैं और उसके आंकड़े भी हमारे पास हैं जो कि विभिन्न प्रकार की भावी योजनाओं को बनाने में कार्य करते हैं और इसके आधार पर हम लोग कई सारी चीज़ें जो भावी जनगणनाएं होती हैं उनके बारे में ज्ञात भी करते हैं, अंदाजे भी लगाते हैं। ठीक है, तो 15वीं जनगणना का जो नारा था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि हमारी जनगणना हमारे भविष्य को किस प्रकार से प्रभावित करती है और हमारा भविष्य जो है वो किस प्रकार से हमारी जनगणना से प्रभावित होता है। इन दोनों के बारे में ही हमारी 15वीं जनगणना कह रही थी। देखिए, जब भी किसी चीज़ में किसी स्लोगन या नारे का प्रयोग किया जाता है तो वो एक एंथुजियाज्म का कार्य करता है, यानी कि एक उत्साहवर्धन का कार्य करता है। क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में जहाँ एक बड़ी जनसंख्या रहती है और यहाँ पर जनगणना का कार्य करना 1-2 दिन में होने वाला कार्य नहीं है, बल्कि इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है और इतने लंबे समय अंतराल पे इतने बड़े आंकड़ों में पूरी गणना करना, उसका कंपाइलेशन करना और विभिन्न प्रकार के अन्य आंकड़ों का जनन करना, ये एक बहुत ही लंबा कार्य होता है। और ऐसे में पॉसिबल है कि हम लोग जैसा जानते हैं कि किसी कार्य को बहुत देर तक करो तो आप थक जाएंगे या आपका उत्साह कम हो जाएगा। तो यदि किसी स्लोगन का प्रयोग किया जाता है तो उससे हमारा एंथुजियाज्म बना रहता है और हम लोग उस कार्य को अधिक उत्साह से करते हैं। इसीलिए हमारी जो 15वीं जनगणना है उसका ये स्लोगन दिया गया था, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जब कोई कार्यकर्ता जनगणना का कार्य कर रहा हो या फिर लोग उनके कार्य में सहयोग कर रहे हों तो एक बार उनके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करेगी कि जो हमारी जनगणना के आंकड़े हम दे रहे हैं वो सही दें, क्योंकि ये हमारा भविष्य निर्धारण करेगा और हमारा भविष्य कहीं ना कहीं इस जनगणना पर टिका हुआ है। क्योंकि जनगणना नहीं होगी और सही जनगणना नहीं होगी तो सरकार भावी योजनाएं नहीं बना पाएगी और भावी योजनाएं नहीं बना पाएगी तो जो वांछित वर्ग है
या जिसको वास्तव में ज़रूरत है योजनाओं की या फिर सहयोग की, वही अछूते रह जाएंगे, यानी कि उन्हीं तक सरकार नहीं पहुंच पाएगी। और आपको पता है, अगर सीरीज़ में या चेन में कोई एक कड़ी कमज़ोर रह जाती है तो पूरी चेन या पूरी सीरीज़ कमज़ोर ही रहती है। इसी तरह भारत का अगर कोई खास तबका या कोई वर्ग या कोई समूह या कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति भी अगर छूट जाता है सरकार की योजनाओं से या उसके कार्यान्वयन के दौरान, तो फिर ये हमारी योजना का एक फेलियर साबित होगा। इसके लिए सरकार हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का आयोजन करती है। चलिए, अब जनगणना किसकी अथॉरिटी से होती है और कौन करवाता है? देखिए, जनगणना का जो कार्य है यह केंद्र सरकार करवाती है, और ये जनगणना अधिनियम जो कि 1948 में पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसकी अथॉरिटी से होती है। यानी कि जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है, और ये केंद्र सरकार प्रायोजित करवाती है अपनी मशीनरी की सहायता से, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं या अपने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की, केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही कर्मचारियों की मदद से। ठीक है, क्योंकि जनगणना का कार्य आपस में एक मिला जुला और समन्वय वाला कार्य है। इसमें किसी भी एक सरकार का, जैसे कि केंद्र सरकार अकेले इसको करना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाएगा, इसलिए सभी सरकारें आपस में मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत की जो जनगणना है उसके आज हम लोग कुछ आंकड़े पढ़ेंगे। जैसे भारत की जो कुल जनसंख्या है वो है 1,21,08,54,977। ये जनगणना 2011 के अनुसार है। और इनमें से जो पुरुष की जनसंख्या है वो है 62,32,70,258। और जो महिला जनसंख्या है उसकी वो है 58,75,84,719। तो आपने देखा काफ़ी थोड़ा सा गैप है, किंतु कोई बात नहीं, हम आगे इसको भावी योजनाओं की मदद से और अन्य चीज़ों की मदद से इस गैप को दूर किया जाएगा। चलिए, फिर बात करते हैं 10 की वृद्धि दर, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना में जो वृद्धि होती है वो कितनी है। भारत में जो 10 की वृद्धि दर 2011 में रिकॉर्ड की गई वो 17.7% थी, यानी कि जो हमारी कुल जनसंख्या उसका 17.7% जनसंख्या बढ़ गई। और यहीं हम अगर वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 1.64% जनसंख्या बढ़ गई। अब बात करते हैं जनघनत्व की। देखिए, जनघनत्व से तात्पर्य होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या से, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास कर रहे हैं, यही वहाँ का जनघनत्व कहलाता है। भारत में वर्तमान जनघनत्व जो है वो 382 है। पहले यह 324 था, किंतु अब यह बढ़कर 382 हो गया, यानी कि भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिंगानुपात की। जो लिंगानुपात है यह वर्तमान समय में भारत में 943 है। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाने वाली स्त्रियों की संख्या, यानी कि भारत में लिंगानुपात मापने का जो तरीका है वह यह है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं पाई जाती हैं, उसका जो अनुपात है वही लिंगानुपात कहलाता है। भारत में जो लिंगानुपात है वो 943 है, यानी कि भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की। भारत में जो शिशु लिंगानुपात है वो 919 है, यानी कि प्रति 1000 बालक शिशुओं पर 919 कन्या शिशु पाई जाती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं साक्षरता दर की। भारत में जो साक्षरता दर है जनगणना 2011 में वो 73% थी, 73% थी। एक अच्छी बात यह है कि 2001 में ये साक्षरता दर 64.83% थी, जो कि बढ़कर अब 73.73% हो चुकी है। ठीक है, आगे बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर की। भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। 2001 में ये 75.26% थी, यानी कि लगभग 5% की वृद्धि हुई है पुरुषों की साक्षरता दर में।
वहीं अगर हम महिला साक्षरता दर की बात करें तो वो 64.6% हो गई है, जबकि 2001 में यही यानी कि महिला साक्षरता दर जो थी वो 53.67% थी, यानी कि लगभग 11% की वृद्धि हुई है। ये एक बहुत अच्छी खबर है, यानी कि भारत में जो महिला साक्षरता दर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये बढ़कर सीधे 11 अंकों का उछाल ले लिया है इसने, जबकि पुरुष साक्षरता दर सिर्फ 5% ही बढ़ी है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग भारत की जनगणना का राज्यों में अध्ययन करेंगे, यानी कि कौन सा राज्य और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस नंबर पे आता है जनगणना के मामले में, कहाँ पर जनघनत्व ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर साक्षरता दर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।